Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the excess demand and deficit demand. And this is the last topic in chapter number 3. तो आज की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा और दिस इज द लास्ट टॉपिक. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. अगर आपने प्रीवियस 5 लेक्चर देखे हैं तो वी आर इजीली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. तो एक्सेस डिमांड क्या होता है? अपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? इक्विलिब्रियम क्या होता है अपन ने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है. प्रीवियस क्लास में अपन ये बहुत अच्छे से किया था, इसके एग्जांपल्स. तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट बताए थे किन्स ने. एक तो क्या होता है एडी इज इक्वल टू एस, सेकेंड वन क्या था एस इज इक्वल टू आई, मतलब जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल है. तो फर्स्ट क्या था हमारा एडी और एस दोनों इक्वल, मतलब कि मेरे पास रेस्टोरेंट है जिसमें मैं समोसे बना रही हूँ. तो मैं अगर 10 समोसे बना रही हूँ मैं, तो मेरे पास उसकी डिमांड भी कितनी है 10 की. तो दिस इज द सिचुएशन जहाँ पे क्या है इक्विलिब्रियम, मतलब कि 10 समोसे बना रही हूँ और 10 के 10. और अपन देखते हैं अपन एक्सेस डिमांड क्या होता है. ये सिचुएशन क्या थी इक्विलिब्रियम की, लेकिन यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्या है एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड. एक्सेस डिमांड मतलब कि अपन सप्लाई से ज़्यादा डिमांड कर रहे थे. यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे एडी ग्रेटर देन एस, मतलब कि यहाँ पे जो मेरा रेस्टोरेंट में यहाँ पे समोसे 10 नहीं बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास डिमांड कितने की आ रही है 12 की. 12 समोसे की डिमांड आ रही है. तो इस सिचुएशन को अपन बोलेंगे एक्सेस डिमांड. जहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ या फिर अपन बोल सकते हैं यहाँ अपन सप्लाई कर रहे हैं 10 समोसे, बट डिमांड कितने की है इसको बोलेंगे अपन डिमांड. जहाँ पे डिमांड कितने की है 12 की. तो अगर ऐसी कंडीशन होती है हमारी इकोनॉमी में तो क्या होता है, मतलब जो एक इसका एग्जांपल से समझते हैं. अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि कोरोना के टाइम में क्या हो गया था. जो हॉस्पिटल्स है जिनमें क्या ऑक्सीजन की नीड होती थी उस टाइम पे, तो जो हॉस्पिटल है उनमें बेड ही नहीं मिल रहे थे. तो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो क्या करने गए हायर बेड, मतलब कि हायर प्राइस चार्जर. तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है हायर प्राइस चार्ज कर रहे थे वो लोग. तो ऐसी अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी. उस टाइम पे पता नहीं कितने कितने पैसे लेके वो एक बेड मिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे थे. अगर वो प्राइस अगर ये कंडीशन होती है, अगर डिमांड हाई होती है तो क्या होता है एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाता है. तो उस टाइम पे क्या हुआ था जिन्होंने JNM कर रखी है ANM कर रखी है, जो मतलब कि जिन्होंने मतलब कि मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है लेकिन वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, तो तब भी उनको गवर्नमेंट जॉब दे रही थी उस टाइम पे कि अगर तुम पार्ट टाइम काम करोगे तो तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी. तो दिस इज द, और जो भी मतलब कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो MBBS के स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, तो वो सब भी काम कर रहे थे और उन्हें भी पार्ट ऑफ द सैलरी उनकी इंक्रीज कर दी गई थी जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट है. तो यहाँ पे क्या होता है फिर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है. अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्या होगा इस ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन क्रिएट होगा. मतलब कि यहाँ पे महंगाई बढ़ गई, ऑब्वियसली अपन बोलेंगे कि हॉस्पिटल में चार्जेस ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या होगी इन्फ्लेशन बढ़ गई. यहाँ पे वैसे अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है 10 समोसे, लेकिन हमारे पास डिमांड कितनी की 12 की. तो अपन क्या करेंगे इनकी इसकी प्राइस है जो हाई कर देंगे. तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे कि इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई. तो दिस इज सिचुएशन द इन्फ्लेशनरी है. फिर हमारे पास सेकंड सिचुएशन आती है डेफिसिट डिमांड, जहाँ पे क्या होता है एडी लेस देन एस. मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है अपन समझते हैं इसको भी एक बार. एडी लेस देन एस, मतलब कि यहाँ पे मतलब कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो समोसे तो 10 बना रही है लेकिन अपन डिमांड ही क्या 8 की कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या सप्लाई हाई है बट क्या डिमांड लेस है.
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अपन जो प्राइस है उसको अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होता है, रिसेशन हो जाता है। ऐसी मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, तो अगर हमारे समोसे बिक ही नहीं रहे हैं, अगर उनको कोई मतलब ले ही नहीं रहा, बाई नहीं कर रहा, तो अपन क्या करेंगे, उसकी प्राइस कम कर देंगे। अगर अपन समोसे की प्राइस कम करते हैं तो क्या मतलब कि हम पहले 10 समोसे बनाने के लिए यहाँ पे अपन मान लेते हैं अपन 5 लोग रखते थे, 5 पीपल वर्किंग, बट हमें समोसे कितने बनाने हैं, 8 बनाने, तो अपन यहाँ पे अपन मान लेते हैं अपन 4 पीपल, अब हमें 5 लोगों की नीड ही नहीं है क्योंकि हमें उतने सप्लाई नहीं करने हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो हमारे एक एम्प्लॉय है उसको अपन निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, मतलब कि बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, इनवॉलेंट्री, मतलब कि लोग अपनी मर्जी से काम नहीं छोड़ रहे बट कि उन्हें खुद काम से निकाला जा रहा है। तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, रिसेशन, या फिर अपन इसको बोल देते हैं डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारी इकोनॉमी में, तो अपन को क्या करेंगे, अपन इकोनॉमी को बैलेंस तो करना पड़ेगा, अपन ऐसी कंडीशन में नहीं रह सकते। तो फिर इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखते हैं। तो जो हमारी इकोनॉमी इसको बैलेंस में लाता कौन है, मतलब कि इक्विलिब्रियम में लाता कौन है। तो अगर प्रीवियस क्लास आपने अच्छे से देखी है तो एवरीवन इज नो अबाउट दैट। इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार है, बताइए। तो यहाँ पे एक तो आएगा हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर अपन इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से समझ रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सेकंड आएगा गवर्नमेंट। अपन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो ये 2 है, आरबीआई एंड गवर्नमेंट, ये दोनों क्या करेंगी, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगी, वो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दोनों को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो अपन इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। एवरीवन इज द, नोट करके लिख लेना कि व्हाट इज द एक्चुअल डिमांड एंड रिक्वायर्ड डिमांड। तो इसके लिए एक बार एग्जाम्पल लेते हैं कि जो राम है, अपन मोस्ट ऑफ द टाइम राम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि ये राम है, ये क्या करता है, ये रोज घर में 4 चपाती खाता है, 4 चपाती ईट। तो ये फर्स्ट डे भी ऐसे ही खा रहा है, सेकंड डे भी ये 4 चपाती ईट कर रहा है, थर्ड डे भी ये इतनी कर रहा है। तो 4th डे क्या होता है, इसकी मम्मा क्या करती है, वो 4 चपाती बनाती है, लेकिन 5th डे 5 चपाती ईट करता है। तो यहाँ पे जो 4 थी, 4 चपाती जो क्या थी, जो क्या की थी, रिक्वायर्ड, मतलब कि हिज मॉम इज, पहले से उन्होंने इसको रिक्वायर्ड मान ली कि वो 4 ही खाएगा, लेकिन उसकी एक्चुअल डिमांड कितनी थी यहाँ पे, 5 चपाती। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड रिक्वायर्ड। अपन इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि अपन कोरोना का एग्जांपल लेते हैं कि उस टाइम में कोरोना है तो सबको किस चीज़ की नीड थी, मास्क की। अगर घर से बाहर जाएंगे तो मास्क पहन के जाइए, ऐसा उस टाइम पे था। तो जो मास्क एजेंसी है तो वो क्या कर रही थी, वो पहले उन्होंने 1 लाख मास्क बनाए, फिर और नीड हो गई तो फिर उन्होंने 2 लाख बनाए, क्योंकि उस टाइम पे नीड थी, तो फिर उन्होंने 3 लाख बनाए। ऐसे ऐसे करके उन्होंने, मतलब कि उनके मास्क की जो वैल्यू थी उन्होंने इंक्रीज करते गए वो। लेकिन एक टाइम पे ऐसा हुआ कि अपन मास्क को देख ही नहीं रहे, तो उनकी रिक्वायर्ड डिमांड अलग थी, और फिर उस टाइम पे क्या हो गया, एक्चुअल डिमांड चेंज हो गई। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिमांड एंड रिक्वायर्ड डिमांड।
सो पहले अपन देखते हैं कि एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या है। अपन ये एग्जाम्पल से तो समझ लिया, फिर भी अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो एक्सेस डिमांड होता क्या है? वैसे तो एवरीवन इज नो अबाउट द एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड क्या होता है? इट इज ए सिचुएशन where aggregate demand AD is more than aggregate supply corresponding at full equilibrium। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है इस कंडीशन में, तो कोरस्पॉन्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। अपन समझेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे है। क्रैक्स यहाँ पे अपन लिख लेंगे एडी ग्रेटर देन एएस। तो पहले अपन समझते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिमांड कितने कर रहे हैं? 12 की, बट हम सप्लाई कितने कर रहे हैं? 10। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास क्या फुल एम्प्लॉयमेंट है कि, और जो हम एम्प्लॉयमेंट है, जो लेबर है वो क्या आ ही नहीं रहे काम करने के लिए, वो पहले से क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट में। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल रहा है। लेकिन जो ऐसे एम्प्लॉयमेंट है जो काम करना ही नहीं चाहते, तो उनको अपन कैसे लेके आ सकते हैं? तो दिस इज द सिचुएशन। और हमारे पास लैक ऑफ द रिसोर्सेज है। तो दिस इज द सिचुएशन कि हमारे पास क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है? और जो एक्सेस डिमांड होता है वो क्या करता है? एक्सेस डिमांड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ से क्या आता है? इन्फ्लेशनरी गैप क्या क्रिएट्स होता है। और सेकंड यहाँ पे क्या आता है? इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशनरी गैप राइजिंग ड्यू टू राइज इन प्राइस। तो अगर इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगी? प्राइस इंक्रीज होगी। तो इन्फ्लेशनरी गैप अराइजिंग ड्यू टू राइज इन इंक्रीज इन प्राइस, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो दिस इज द सिचुएशन। और यहाँ पे जो क्या होता है इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है? अपन ने अभी भी दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक्चुअल डिमांड एंड। तो यहाँ पे एक्चुअल डिमांड है वो क्या होगी? ग्रेटर देन रिक्वायर्ड डिमांड। तो दिस इज द सिचुएशन जहाँ पे क्या हो रही है? अपन ने रिक्वायर्ड किया है कि यहाँ पे हमें 10 ही समोसे की नीड है, बट एक्चुअल डिमांड कितनी हो रही है? 12 की। तो दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशनरी गैप, जहाँ पे क्या हो रही है? जो हमारी डिमांड है वो क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। अब अपन इसको ग्राफिक मतलब कि ग्राफ से भी समझते हैं अपन कि ग्राफ में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपन देखते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो सबसे पहले एडीएस का अपन कर्व बनाते हैं। तो एवरीवन इज नोन अबाउट द एडीएस। ये हमारे एक्सेस है जिसपे क्या होता है? इनकम होती है या फिर आउटपुट होता है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे क्या होगा? एडी वाई एक्सेस पे। तो जो हमारा एएस है वो कैसा होता है? वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है इन द 45 डिग्री। दिस इज द एएस। फिर एडी कैसा होता है? दिस इज द एडी। और जो ये सिचुएशन है जहाँ पे दोनों इक्वल है, इस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट हमारे पास सिचुएशन क्या? एक्सेस डिमांड। तो हमारी जो इक्विलिब्रियम की डिमांड थी वो इतनी थी, लेकिन यहाँ पे अपन डिमांड क्या ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो एडी है उसको अपन क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो ये साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो जाएगा
एट डी। इसका फॉर्मूला क्या था, सी प्लस आई एंड सी प्लस आई प्लस, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो अपन डिमांड को भी क्या इंक्रीज कर देंगे। और जो पॉइंट है ये, इसको अपन नाम दे देते हैं E1। तो जो E से E1 तक का पॉइंट है, ये इस पॉइंट को अपन बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। और जो ये सिचुएशन ऊपर वाली वो क्या है, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या है कि अपन क्या कर रहे हैं, मतलब कि ये जो सिचुएशन है क्या, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो अपन इसी से पूरा समझ लेंगे एक्सेस डिमांड होता है क्या है। ये हमारी एक्स एक्सेस है, यहाँ पे हमारी इनकम है, और पहले अपन ये एस है डी है सी प्लस आई, फिर हमारी क्या अपन डिमांड को इंक्रीज कर देंगे तो ये क्या ऊपर हो जाएगा कि ये और ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सी प्लस आई प्लस डेल आई। और जो इन दोनों का बीच का जो गैप है वो क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप, मतलब कि कितनी महंगाई बढ़ी है। और जो ऊपर वाली ये सिचुएशन है ये क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक्सेस डिमांड। अपन बात करते हैं डेफिसिट डिमांड। सो सेकंड क्या है हमारे पास, डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड क्या है, इट इज सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई AS corresponding at फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यहाँ पे भी अपन समझेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे है, जस्ट वेट। से यहाँ पे क्या है, एडी लेस देन AS। तो अपन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, 10 समोसे सप्लाई कर रहे हैं, बट हो डिमांड कितनी की, 8 की। तो यहाँ पे अपन बना तो 10 रहे, तो हमारे पास तो पहले से ही क्या फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो फिर अपन क्या कर रहे हैं, ऐड हो करें, तो फिर क्या है, हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि हमें जितने की नीड ही नहीं है हमें लेबर की। तो अपन क्या करेंगे, लेबर को निकाल देंगे काम से। ये क्या है, वेर डी इज लेस देन एस, कि हाँ हम अपन डिमांड ही कितने की कर रहे हैं, 8 की कर रहे हैं। अपन डिमांड 8 की कर रहे हैं और बना कितने रही है, वो 10 है। दिस इज द सिचुएशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अपन हम डिमांड 8 की कर रहे हैं, बना कंपनी जो मैंने उसके पास 10 है और हमें चाहिए 8, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगी, वो प्राइस को डिक्रीज कर देगी कि पूरे के पूरे 10 मेरे सेल हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि लोगों को काम कम मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं रिसेशन या डिफ्लेशन, क्योंकि यहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ रही। डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि यहाँ के पास लोगों के पास काम ही नहीं है, तो यहाँ काम ही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन तो वैसे भी नहीं बढ़ेगा। अपन वो इसको भी ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा वाई एक्सेस है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा AS है, ये AD है, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट। इस सिचुएशन में क्या है हमारे पास, फुल एम्प्लॉयमेंट। इस यहाँ पे क्या आएगा, इनकम या आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे क्या आएगा, AD। एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे क्या है, C प्लस आई। तो यहाँ पे क्या है, डेफिसिट की डिमांड कम है, तो डिमांड कम है तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे AD C प्लस आई माइनस डेल्टा आई।
तो ये इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको अपन बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। और ऊपर वो पहले वाली कंडीशन क्या थी, एक्सेस डिमांड। ये कौन सी कंडीशन है, डेफिशिएट डिमांड, कि अपन जितने समोसे बना रहे हैं उतने की डिमांड ही नहीं है मार्केट में। दिस इज कॉल्ड द डेफिशिएट डिमांड। तो एवरीवन इज द क्लियर कि व्हाट इज द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएट डिमांड। आई थिंक एवरीवन इज द क्लियर कि व्हाट एक्सेस डिमांड क्या होता है एंड डेफिशिएट डिमांड क्या होता है। बस सीधा सा इतना ही याद रखना है हमें। एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड मतलब कि डिमांड ज़्यादा है और डेफिशिएट डिमांड मतलब कि डिमांड कम है सप्लाई से। तो लेस देन एंड ग्रेटर देन, बस इतना ही हमें बेसिकली। अगर अपन इतना याद रखेंगे तो अपन इससे ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो मेन तो चीज़ें हमें क्या है, बस ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एडी ग्रेटर देन एस एक्सेस डिमांड की कंडीशन में, और यहाँ पे एडी लेस देन एस। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड, तो पहले अपन बनाएंगे यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो पहले अपन जानेंगे इन दोनों का मीनिंग क्या है और दोनों का मीनिंग एक दूसरे से अलग कैसे है। अपन क्या कर रहे हैं, इनका डिफरेंस देख रहे हैं। तो फर्स्ट अपन जानेंगे कि मीनिंग क्या है। सेकंड अपन जानेंगे कि इनका जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम। सेकंड अपन इन दोनों के जानेंगे रीजन। अगर ये एक्सेस डिमांड है तो ये एक्सेस डिमांड क्यों है, और ये डेफिशिएट डिमांड है तो ये डेफिशिएट डिमांड क्यों है। फिर अपन जानेंगे इनका मतलब कि इम्पैक्ट क्या है। तो इम्पैक्ट मतलब इनका आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अपन ये पहले भी जाना था, लेकिन अपन एक बार फिर से देखेंगे कि इन तीनों पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट इनकी मीनिंग, तो मीनिंग इसकी क्या है, अपन ने अभी भी समझा, एडी ग्रेटर देन एस, और यहाँ पे क्या है, एडी लेस देन एस। और इक्विलिब्रियम क्या है, ये ओवर एम्प्लॉयमेंट है, ओवर एम्प्लॉयमेंट। और ये सेकंड वाला क्या है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और इनका रीजन क्या है, ये थोड़ा सा अपन को अभी तक अपन ने इसके बारे में बात नहीं की है। अगर एक्सेस डिमांड है तो क्यों है, डेफिसिट डिमांड है तो क्यों है। तो अपन ने देखा था ना यहाँ पे कि अगर हमारी एक्चुअल डिमांड रिक्वायर्ड डिमांड से ज़्यादा हो जाती है तो दिस इज द एक्सेस डिमांड, और जब हमारी एक्चुअल डिमांड लेस देन हो जाती है रिक्वायर्ड डिमांड से तो दिस इज द डेफिशिएट डिमांड। तो मतलब कि अपन कंजम्पशन ज़्यादा करें, अपन ने हमारे कंजम्पशन को, अपन पहले 4 रोटी खा रहे थे, अब अपन 5 रोटी खा रहे हैं, तो अपन हमारे कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अपन क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, पहले अपन 4 रोटी खा रहे थे, फिर अपन ने 3 रोटी कर दी, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आउटपुट पे, यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है, एक्सेस डिमांड ज़्यादा हो रही है, और मतलब कि जितनी सप्लाई है उससे भी ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो हमारे आउटपुट को क्या कर देंगे, यहाँ पे आउटपुट में अपन हमारे आउटपुट को क्या करेंगे, एवरीवन इज टेल मी। तो हम हमारे आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज द रीजन की पहले से ही अपन फुली, मतलब कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, इससे ज़्यादा कोई लेबर काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अपन पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में है। तो फिर हमारे पहले से ही कोई काम ही नहीं करना चाह रहा, तो एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि अपन डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी।
और यहाँ पे अपन क्या, हमारे पास हम सप्लाई से ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो अपन यहाँ पे आउटपुट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और हमारे पास पहले 10 एम्प्लॉयमेंट थे, अब हम इतना आउटपुट ही नहीं बना रहे, हमें नीड ही नहीं है 10 एम्प्लॉयमेंट की, तो अपन एम्प्लॉयमेंट को भी क्या कर देंगे, यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। और यहाँ पे हमने 10 समोसे बना रखे लेकिन उनको कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे भी प्राइस को भी अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो प्राइस भी फॉल होगी। तो दिस इज द रीजन्स, दोनों के बीच में डिफरेंस है ये, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो अपन इनके रीजन्स देखते हैं कि इनके रीजन्स क्या हो सकते हैं, एक्सेस डिमांड के, डेफिशिएंट डिमांड के। तो रीजन्स फॉर एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, तो इन अगर एक्सेस डिमांड है तो इसके रीजन्स क्या हो सकते हैं, डेफिशिएंट डिमांड, अगर डिमांड कम है सप्लाई से तो इसके रीजन्स क्या हो सकते हैं, तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या आएगा हमारा, पर्टिकुलर्स, एक्सेस डिमांड एंड प्रोपेंस, सेकेंड क्या आएगा हमारा, डेफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ पे हमारे 5-6 कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे अपन इन दोनों के रीजंस देखेंगे। तो फर्स्ट है इनका मतलब कि अपन कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फर्स्ट रीजन तो क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकेंड रीजन है इसका टैक्सेस, अपन जानेंगे ये कैसे है। एंड थर्ड रीजन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड मनी सप्लाई। तो यहाँ पे ये 6 दोनों, यहाँ पे जो मनी एक अपन यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट वन इज द मनी सप्लाई। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये 7 रीजन्स है एक्सेस डिमांड के एंड डेफिशिएंट डिमांड के। तो फर्स्ट अपन देखते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जो हमारी जब एक्सेस डिमांड होती है तो अपन क्या करते हैं, कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कि अपन कुछ सेव ही नहीं कर रहे हैं, अपन सारा का सारा क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन क्या सेव नहीं, यहाँ पे अपन क्या सेव कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होगा। सेकेंड वन है टैक्सेस, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। मतलब कि अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई एक, अपन किसका एग्जाम्पल है, अपन समोसा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपन मान लेते हैं समोसा आता है 15 रुपीज़ का, और जब इस पे तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपन मान लेते हैं, जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग है वो इसकी 13 प्लस यहाँ पे 2 रुपीज़ है जीएसटी की, मतलब टैक्सेस के। तो जो ये समोसे ये सब किस में आ जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस में। तो यहाँ पे 2 पैसे वो किसके हैं, जीएसटी के 2 रुपीज़। तो अपन मान लेते हैं कि हमारा टैक्स इंक्रीज हो जाएगा, टैक्स हमारा हो गया 2 से 4। तो जो हमारी इसकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 17। बट हमारा जो टैक्स की वैल्यू अगर वो डिक्रीज हो गई, टैक्स हो गया 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 14। तो यहाँ पे 17, यहाँ पे 14। तो अपन डिमांड कब ज़्यादा करनी है, जब इसके पैसे 14 हो या 17 हो। जब 14 होते हैं तो अपन डिमांड ज़्यादा करते हैं। अगर टैक्स से डिक्रीज होगा तो हमारी डिमांड क्या होगी, एक्सेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीज। टैक्स क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, टैक्स इंक्रीज होगा। तो टैक्स इंक्रीज होगा तो अपन डिमांड को क्या कम कर देंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका अपन इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। गवर्नमेंट एक हाईवे बना रही है, तो उसके लिए उसे चाहिए 10 करोड़ पैसे। 10 करोड़ का उसने बजट है उसका उस हाईवे के लिए। तो अगर 10 करोड़, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे भी बहुत सारी, मतलब कि जो उसे भी नीड होगी। अगर रोड बनाएगी तो बहुत सारी चीज़ों की उसे नीड होगी। तो यहाँ पे क्या, गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज हो जाएगा, उसे लेबर भी चाहिएगा तो लेबर भी इंक्रीज हो जाएगा।
तो यहाँ पे भी क्या हो जाती है, डिमांड हाई हो जाती है। तो यहाँ इस कंडीशन में भी क्या होगा, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो एक्सेस डिमांड होगी। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कोई एक्सपेंडिचर ही गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है तो क्या होगा, लेबर की भी नीड नहीं पड़ेगी, ना ही गुड सर्विस की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा तो डेफिसिट डिमांड होगा। यहाँ पे फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में अपन देखते हैं कैसे होता है। तो हम देखते हैं इंपोर्ट। अगर हमें नीड है 10 की बट हमारी कंट्री में कितने समोसे बन रहे हैं 8, तो अपन अगर इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से तो क्या वो उस डिमांड को हमें क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी वो, इससे तो वो 10 हो जाएगा। लेकिन हम डिमांड एक्सेस है कि अपन बाहर से बंद कर दिया है तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हम जो हमारी डिमांड है वो क्या होगी, सप्लाई से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इम्पोर्ट होता है वो डिक्रीज होता है कि अपन बाहर से इम्पोर्ट करते ही नहीं है। और इस कंडीशन में हम हमारी कंट्री में समोसे पड़े हैं 10, फिर भी अपन बाहर से मंगा रहे हैं और इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिसिट डिमांड, मतलब कि हमारी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इम्पोर्ट इंक्रीज होंगे। और यहाँ पे आता है सेकेंड वन इज द एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में क्या होगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेस डिमांड, मतलब कि अपन बाहर की कंट्री में क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्री को, अपन जो हमारी गुड्स एंड सर्विस है उनको दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्या थी हमारे पास, एक्सेस डिमांड। तो एक्सपोर्ट की कंडीशन में एक्सपोर्ट ये क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी एक्सपोर्ट। और हमारे पास खुद के पास ही ज़्यादा समोसे पड़े हैं, इनको कोई ईट ही नहीं कर रहा, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट को डिक्रीज कर देंगे। इन्वेस्टमेंट, अगर अपन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो हमारी मनी भी ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास इनकम ज़्यादा होगी तो अपन क्या डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है तो अपन क्या कर रहे हैं, डिमांड भी ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास इनकम ही नहीं है, हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो अपन डिमांड भी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज। लास्ट वन आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, जो कौन करता है, आरबीआई। ये सब अपने गवर्नमेंट के पढ़े। और ये एक आता है जो क्या है, जिसको कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे पास मनी ज़्यादा होगी तो अपन क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे डिमांड को। और अगर हमारे पास मनी नहीं होगी तो अपन डिमांड भी कहाँ से करेंगे, तो दिस इज द डिक्रीज। तो ये बहुत ही ईजी से रीजन थे 7। एवरीवन इज द रीड इन द ट्वाइस। तो फर्स्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेकेंड है टैक्सेस, थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फोर्थ है इम्पोर्ट, फिफ्थ है एक्सपोर्ट एंड 6 है इन्वेस्टमेंट एंड 7 है मनी सप्लाई। तो ये इजी सा ही कॉन्सेप्ट था। एवरीवन इज द रीड इन द ट्वाइस। तो अपन एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो एक्सेस डिमांड है, डेफिसिट डिमांड है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो इम्पैक्ट ऑन एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। तो जो हमारी एक्सेस डिमांड है, डेफिसिट डिमांड है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अपन ये भी देखते हैं। पर्टिकुलर्स एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अपन देखते हैं किस किस चीज़ों पे पड़ता है। इसका इम्पैक्ट आउटपुट पे पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है एंड प्राइस पे पड़ता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्सेस डिमांड, मतलब कि हम डिमांड कितने की कर रहे हैं, 12 समोसे की। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बनाई 10 है, क्योंकि ये इसका एम्प्लॉयमेंट है, उससे ज़्यादा उसे ना तो लेबर मिल रही है, ना ही उसके पास और भी रिसोर्स है। तो क्या है, इतना ही बना रहे। तो आउटपुट पे, यहाँ पे आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ही फुली एम्प्लॉयमेंट में है। एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट में भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे नो चेंज। लेकिन प्राइस राइज हो जाएगी। पहले एक समोसे वो 15 में दे रहा था,
अब डिमांड 12 की हो गई तो वो क्या कर देगा, उसको 17 कर देगा। तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डेफिसिट डिमांड। अगर हम डिमांड कम कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो आउटपुट है वो क्या कर देगा, आउटपुट को डिक्रीज कर देगा। और मतलब पहले वो 10 लोगों को रखता था लेकिन अब कोई इतनी डिमांड ही नहीं करता तो वो एम्प्लॉयमेंट को भी डिक्रीज कर देगा। और उसने 10 समोसे बना रखे लेकिन कोई लेने को ही तैयार नहीं है उसे तो उसके 2 ऐसे समोसे जिनको कोई नहीं ले रहा, तो वो क्या करेगा ऐसी कंडीशन में, प्राइस को कम कर देगा कि अगर भाई को प्राइस को कम कर दे तो कोई ले ले। तो ऐसी कंडीशन में तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 थिंग्स पे मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस। तो जो हमारे ये जो एक्सेस डिमांड है और जो एक्सेस डिमांड है और जो एक्सेस डेफिसिट डिमांड है उसको कंट्रोल किया जाए तो अपन क्या उसको इक्विलिब्रियम में क्या कैसे लेके आए, तो उसके लिए अपन देखते हैं। तो मेजर्स तो उसके लिए क्या क्या मेजरमेंट है अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड तो यहाँ पे अपन लिखेंगे फर्स्ट पर्टिकुलर्स एंड एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो एवरीवन इज द कंसंट्रेट्स दिस टॉपिक। तो पहले अपन देखते हैं कि चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इस कंडीशन में क्या कर रही थी, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही थी तो डिमांड क्या एक्सेस हो रही है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको क्या कर देना चाहिए, डिक्रीज कर देना चाहिए। और जो डेफिसिट डिमांड है कि पहले गवर्नमेंट कोई काम ही नहीं करवा रही थी तो उसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको इंक्रीज करना चाहिए। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। सेकेंड वन आता है टैक्सेस, चेंज इन टैक्स। चेंज इन टैक्सेस तो अपन क्या देख रहे थे कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अपन ने देखा था कि एक 15 का समोसा, लेकिन गवर्नमेंट क्या टैक्स पहले 2 रुपीज़ था, अब गवर्नमेंट ने इसको डिक्रीज कर दिया। तो ये कितना हो गया 15, हम मान लेते हैं अपन 15 का एक समोसा, तो ये कितना हो गया 16। और गवर्नमेंट जब टैक्स को इंक्रीज कर रही है 2 से 4 कर रही है तो कितना हो गया 19। तो यहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, टैक्स को इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे टैक्स को डिक्रीज कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगी, पब्लिक की डिमांड को हाई करेगी। तो हमें क्या कर देना चाहिए, टैक्स को इंक्रीज कर देना चाहिए अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो। और यहाँ पे क्या है, टैक्स ज़्यादा है तो कोई ले ही नहीं पा रहा है समोसा, तो यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को बैलेंस में लाने के लिए टैक्स को डिक्रीज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर टैक्स को डिक्रीज करेगी गवर्नमेंट तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लेंगे। तो एक आता है हमारा लास्ट, चेंज इन मनी सप्लाई। तो जो यहाँ पे हमारा थर्ड मेजर है वो क्या है, चेंज इन मनी सप्लाई। लिखते हैं इसको, चेंज इन मनी सप्लाई। तो प्रीवियस क्लास वी आर डिस्कसिंग इन द क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ द मनी सप्लाई। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे चेंज इन मनी सप्लाई, चेंज इन मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई में इंक्रीज करते हैं तो कैसे ये दोनों कंट्रोल होते हैं। तो फर्स्ट था हमारा क्वांटिटिव, जिसमें क्या क्या आता है अपन वो भी डिस्कस करते हैं। बैंक रेट, रिवर्स रेट, रिवर्स रेपो रेट, और क्या क्या आएगा इसमें, बैंक रेट आएगी CRR एंड SLR। तो ये 5 आएंगे यहाँ पे, बैंक रेट, RR, और एक क्या आएगा, हाँ एक आएगा यहाँ पे OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर अपन बात करते हैं क्वालिटिव की, वो अपन नेक्स्ट क्लास मतलब कि नेक्स्ट पे करते हैं, पहले इतना ही करते हैं। अगर अपन
बैंक रेट को अगर अपन इंक्रीज कर देंगे तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर अपन बैंक रेट को इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बैंक रेट को इंक्रीज कर देंगे, और अगर डेफिसिट डिमांड है तो अपन बैंक रेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और रिवर्स रेपो रेट को भी अपन इंक्रीज कर देंगे इस सिचुएशन में अगर डिमांड ज़्यादा है, और इस सिचुएशन में भी अपन क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और यहाँ पे भी अपन इसको इंक्रीज कर देंगे, और डेफिसिट डिमांड होगी तो डिक्रीज कर देंगे। अगर कोई लोन इजीली ले पा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रेट है वो कम है, तो अपन क्या करेंगे, अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो अपन डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको जो रेट है अपन इसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको भी अपन CRR को भी इंक्रीज कर देंगे अगर हमारे पास डेफिसिट डिमांड है और एक्सेस डिमांड है। और अगर डेफिसिट डिमांड है तो अपन इसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और अगर एक्सेस डिमांड है तो अपन SLR को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और डेफिसिट डिमांड है तो अपन क्या करेंगे, SLR को डिक्रीज कर देंगे। और अगर OMO की कंडीशन है तो यहाँ पे जो हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशन उसको अपन सेल्स कर लेंगे, यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। सेकंड कंडीशन आती है क्वालिटिव टूल की, तो उसका भी अपन देखते हैं। क्वालिटिव टूल में हमारे 3 आएंगे। फर्स्ट आएगा हमारा मोरल सुसाइसन, सेकंड और क्या आएगा हमारा, यहाँ पे मोरल सुसाइसन आएगा, और आएगा हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, और क्या आएगा हमारा, सिलेक्टिव कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फर्स्ट क्या है हमारा मतलब मोरल सुसाइसन। इसमें क्या करती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एडवाइस देती है कि किसको लोन देना है या किसको लोन नहीं देना है। तो इस कंडीशन में क्या करेगी गवर्नमेंट, जो बैंक जो लोन दे रही है उनको क्या करेगी, डिस्करेज करेगी। और इस कंडीशन में क्या करेगी, इंकरेज करेगी। मार्जिन रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या करेगी, इसको इंक्रीज कर देगी। मतलब कि जो प्रॉपर्टी के बदले जो सिक्योरिटी देके जा रही है, पहले वो उन पे मतलब कि 40% डिडक्ट करती थी, अब उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या हो जाएगा, डेफिसिट डिमांड होगा, जिसको बैलेंस में लाने के लिए। और यहाँ पे पहले 40% ले रही थी, बट सिचुएशन ही क्या आ रही है, डेफिसिट डिमांड की, तो यहाँ पे इसको क्या कर देगी, ये डिक्रीज कर देगी। सिलेक्टिव कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे क्या होता है, RBI मतलब कि इंस्ट्रक्शन देती है कि किसको लोन देना है और किस पर्टिकुलर सेक्टर को लोन नहीं देना। तो यहाँ पे RBI इंस्ट्रक्शन देगी कि नॉट गिव लोन, ये बोलेगी कि लोन देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेगी RBI, इंस्ट्रक्शन देगी कि गिव लोन, कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। डिमांड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। तो बस ये आज का हमारा लास्ट चैप्टर था। लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक था, चैप्टर लास्ट नहीं था, चैप्टर 3 में ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। बस आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच।